हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और हम लोग बेसिक एंट्रीज, सिक्योरिटी पीएम रिजर्व, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अब हमें करना है फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक नंबर है 24। तो अपने नोट्स ओपन कर लीजिए और हम करते हैं जय श्री गणेश। ठीक है, चलिए ना। अच्छा, पहले मैं आपको लिखवाने से पहले ना कुछ चीजें आपसे लॉजिकली पूछता हूँ। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं शेयर कैपिटल के? आप इतने सारे लेक्चर्स देख चुके हो। मान लेते हैं अगर एक शेयर होल्डर है जिसने हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, एंड लेटेस्ट से उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, हमने उसे 1000 शेयर्स दे दिए थे। उसने क्या करा, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, टोटल मिला के 4 रुपए वो दे चुका है। अब वो आगे की फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे रहा। हमने उसे रिक्वेस्ट करी, नहीं दे रहा। मतलब हमने जो भी तरीके पॉसिबल थे, एथिकल तरीके, वो हमने अपना लिए। हमने एक बार उसे प्यार से मेल भेज दी, पोस्ट कार्ड भेज दिया, जो भी, हम कॉल कर दी एक बार, और मल्टीपल टाइम्स हमने उसे रिक्वेस्ट कर ली कि भाई आपका अमाउंट ड्यू है, प्लीज फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा दे दीजिए। नहीं दे रहा। कॉल इन अरियर हो गया, नहीं दे रहा। क्या करा जाए? अब आपके दिमाग में कई सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से जो एक्चुअली लेजिटिमेट एक तरीका है, मतलब जो कि लीगल तरीका है, वो ये है कि हम उसे, जो भी हम कर सकते थे हमने कर लिया है, हम उस पर केस भी नहीं कर सकते। हम ये भी समझना, अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि हम उस पर केस कर देंगे, तो ये भी करना पॉसिबल नहीं है। 1000 शेयर है उसके पास, 6 रुपए उसने हमें नहीं दिए क्योंकि 4 रुपए दे दिए हैं। अब 6000 रुपए के लिए किसी एक इंसान पे केस करना ठीक रहेगा क्या? 6000 रुपए के लिए आप केस करोगे, आपका खर्चा ही 6000 रुपए ज्यादा आ जाएगा। तो केस भी नहीं कर सकते, तो कोर्ट में भी लेके जा सकते। छोटा सा अमाउंट है, 1000 शेयर है, क्या करा जाए? तो हम क्या करेंगे इसमें ना, जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ऐसा कुछ लिख देते हैं कि अगर कोई पर्सन शेयर का कुछ इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाएगा, आफ्टर रिमाइंडर्स हम उसके शेयर हड़प लेंगे। हम उसे 2-3 बार मैसेज भेजेंगे और फिर उसे फाइनल ये लिख के भेजेंगे, मिस्टर राम लेटर से, आपने हमारे रिमाइंडर्स के बाद भी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। हमें बहुत दुख के साथ आपको ये बताना, हमें आपको बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि अब आप हमारे शेयर होल्डर नहीं रहे। हमने आपके शेयर्स हड़प लिए हैं। अब जो आपके पास 1000 शेयर्स थे वो हमारे पास आ चुके, क्योंकि ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक होती है ना, तो कंपनी अपने रजिस्टर से उसका नाम कैंसिल कर देती है। मतलब उसके शेयर कंपनी के पास आ गए। क्या ये करना लीगल है? क्या ये करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब वो बंदा पैसे नहीं दे रहा तो हम क्या करोगे? बिल्कुल ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 इसकी परमिशन देता है। अब सवाल ये उठता है, अब हमने उसके शेयर हड़प लिए, बिल्कुल ठीक है। अब वो कुछ दिनों बाद आएगा हमारे पास, हो गएगा ठीक है सर आपने मेरे शेयर हड़प लिए, ठीक है, जो मैं पैसे दे चुका था मेरे को वो तो रिटर्न कर दो। अब मेरे शेयर नहीं रहे, तो जो मैं 4 रुपए दे चुका हूँ वो रिटर्न कर दो। तो क्या हमें वो रिटर्न कर देना चाहिए? द आंसर इज नो। हम उसके 4 रुपए रिटर्न कैसे कर देंगे भाई? मतलब ऐसे तो हर कोई मजे लेता रहेगा, पहले कुछ पैसे दे देगा, फिर पैसे नहीं देगा, फिर हमसे रिटर्न मांग लेगा। हम कहेंगे ना भाई ना, जो 4 रुपए दिए थे वो भी भूल जाओ। तो ये होती है पनिशमेंट। ये एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बट हाँ ये ऐसा ही होता है। इसको कहते हैं फोर फीचर। तो अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाता है तो हम उसके शेयर्स हड़प लेते हैं, और दूसरी चीज, जो वो पैसा दे चुका है उसको भी हड़प लेते हैं। शेयर्स को फोरफीट कर लेते हैं, उसके पैसे को भी फोरफीट कर लेते हैं, या आप कह सकते हो कब्जा कर लेते हैं उसके शेयर्स पर, उसके पैसे पे भी कब्जा कर लेते हैं। मतलब दोनों चीजें, उसके शेयर्स और उसके पैसे अब हमारे हो गए। तो यही उसकी पनिशमेंट है। इसको लिखते हैं टॉपिक नंबर 24। फोर फीचर of shares and its accounting treatment। फोर फीचर का मतलब क्या होता है और उसको अकाउंटिंग में ट्रीट कैसे करेंगे, मतलब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे उसकी। इफ अ शेयर होल्डर is unable to pay any installment
द कंपनी कैन, कंपनी कर सकती है, द कंपनी कैन, ऐसा नहीं हर बार करती है, कंपनी कर सकती है, कंपनी कैन फोरफीट, फोरफीट वर्ड का मतलब होता है जब्त कर लेना, हड़प लेना, ठीक है। तो फोरफीट वर्ड का मेरे को उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो उसको लिख लेना नोटबुक में। फोरफीट का मतलब होता है जब्त कर लेना, ठीक है। कैन फोरफीट द शेयर्स एज वेल एज द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, दो चीजें फोरफीट करती है, द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। नाउ अब स्टार्टिंग में हमने इसमें क्या लिखा है, इफ अ शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, इसी को तो कॉल्स इन अरियर कहते हैं। तो आप इसको सिंपल वर्ड्स में भी कह सकते हो, इन केस ऑफ कॉल्स इन अरियर अ कंपनी कैन फोरफीट द शेयर्स, है ना, कॉल्स इन अरियर इसी को तो कहते हैं। तो अगर कुछ कॉल्स इन अरियर है तो कंपनी शेयर्स को हड़प सकती है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे गलती मत कर देना, शेयर्स को हड़प रही है और साथ में शेयर्स का पैसे भी हड़प रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर्स को ही फोरफीट करेगी, साथ में जो पैसा मिल चुका है वो भी गया। काफी आसान चीज है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मतलब मीनिंग इसका बहुत आसान है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आसान है कि ये आसान नहीं है। अगर ध्यान समझोगे तो आसान लगेगा आपको जो मैं आपको कराने वाला हूं। पे आता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका समझने लायक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब फोरफीचर की जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हमें पहले यह देखना पड़ता है कि जो फोरफीचर है, जो हमने शेयर्स को फोरफीट करा है, वो शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू करे गए थे कि पार पर इश्यू करे गए थे। तो हम इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा चार्ट बनाते हैं जिससे आपको क्लियर होगा फोरफीचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो मेरे साथ साथ चार्ट बनाइएगा, फिर मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा कि ये चार्ट क्या शो कर रहा है। तो हम कर रहे हैं फोरफीचर। तो फोरफीचर में सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है, अगर आपको फोरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि शेयर्स वर इशूड एट पार और शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम। इफ शेयर्स वर इशूड एट पार तो कुछ ऐसी एंट्री होगी, इफ शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, तो उसकी एंट्री हम नीचे लिखेंगे। तो पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि शेयर्स को पार पर इशू करा गया कि प्रीमियम पर इशू करा गया। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है, मतलब शेयर्स को पार पर इशू करा गया था, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी अगर ऐसा है तो फोरफीचर एंट्री, तो फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, तो फोरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। मैं भी आपको समझाऊंगा कि क्या डेबिट हुआ है, क्यों डेबिट हुआ है। बीइंग शेयर्स फोरफीटेड। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में प्रीमियम था राइट साइड पर,
अगर हम राइट साइड की बात करें, क्वेश्चन में प्रीमियम है, तो आपको ये अब फाइंड आउट करना है, आपको ये देखना है इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड और प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, तो ये होगा इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, तो ये होगा इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, तो फोरफीचर एंट्री होगी जो अभी हमने लेफ्ट में करी है वो। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो फोरफीचर एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फोरफीचर। नरेशन सेम ही है, नरेशन में क्या फर्क पड़ता है, नरेशन तो वैसे भी हम ऐसे ही लिखते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, 3 वर्ड्स नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर्स फोरफीटेड। अब हम इसको समझना स्टार्ट करेंगे, बट मैं आपको उससे पहले एक दो चीजें आपको मैं और लिखवा देना चाहता हूं, जिससे कि आपको चीजों में लिखने में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर लिखना ऐसे, नंबर 1 लिख लेना, यहां पर नंबर 2 लिख लेना, यहां पर नंबर 3 लिख लेना, यहां पर लिखना नंबर 1, यहां पे लिखना नंबर 2, यहां लिखना नंबर 3, यहां लिखना नंबर 4। ठीक है, नंबर 1 के आगे यहाँ पे ऐसे लिख लेना, नंबर 1 में क्या अमाउंट आता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अमाउंट्स क्या आते हैं, यहाँ पर अमाउंट्स आते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। नंबर 2 में आता है अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, नंबर 3 में आता है अमाउंट नॉट रिसीव्ड, और नंबर 4 में हम लिखते हैं SPR नॉट रिसीव्ड। अभी आपको बहुत शिद्दत के साथ ये क्लियर होने वाला है कि चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, हर चीज का लॉजिक आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। अब मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूं कि एंट्रीज क्या हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है अगले कुछ मिनटों के लिए। आपको फोरफीचर का मतलब ऑलरेडी पता है। फोरफीचर में सबसे पहली चीज जो आपको डिसाइड करनी है वो ये करनी है कि क्वेश्चन में पार है या फिर क्वेश्चन में शेयर्स जो है वो एट पार इशूड है, या फिर क्वेश्चन में जो शेयर्स हैं वो एट प्रीमियम इशूड है। उनका दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे तो ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप देखोगे ना एंट्री में, जो लेफ्ट में एंट्री और जो राइट में एंट्री, उसमें सिर्फ ये फर्क है कि राइट वाली एंट्री में SPR अकाउंट डेबिट और हो रहा है एडिशनल, जो लेफ्ट में नहीं हो रहा था। तो वैसे ऑलमोस्ट चीजें सेम है बट थोड़ा सा स्टिल फर्क तो है। तो अगर शेयर्स वर इशूड एट पार, तो पहले हम लेफ्ट वाला केस समझते हैं। तो फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। अब इसका लॉजिक क्या है, जब हम शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, जब हम शेयर्स को हड़प रहे हैं, जब हम शेयर्स पर कब्जा कर रहे हैं, तो जो शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर नहीं रहा। हमने उसे कह दिया भाई अब तू शेयर होल्डर था, अब तू शेयर होल्डर नहीं रहेगा क्योंकि हमने तुम्हारे शेयर्स ले लिए हैं। तो क्या लॉजिकल सी बात नहीं है, हमारी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। अगर कोई शेयर होल्डर को हम शेयर होल्डर नहीं रख रहे हैं, उसको हटा देते हैं, उसके शेयर जब्त कर लिए, तो क्या हमारी शेयर कैपिटल कम नहीं हो जाएगी।
और आपको बेसिक रूल्स पता ही है अकाउंटिंग के, मॉडर्न रूल्स। अगर कैपिटल कम होती है तो क्या होती है? डेबिट। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, क्योंकि यहां पर हमारी कैपिटल कम हो रही है, CAP कैपिटल कम हो रही है। अब आता है फोर फीचर क्यों क्रेडिट हुआ? सीधी सी बात है, फोर फीचर हुआ गेन। फोर फीचर में क्यों? फोर फीचर में क्या अमाउंट आएगा? फोर फीचर में वो अमाउंट आएगा जो हमने पैसा हड़प लिया, जो हमने शेयर में फोरफीट कर लिया, जो हमने, उसने लेटर से हमारे एग्जांपल में 1000 शेयर पर हम लोग 10 रुपए बुला चुके थे, उससे उसने 4 रुपए दे दिए, 6 रुपए नहीं दे रहा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटल कितने से कम हो गई? 1000 इंटू 10। तो 1000 इंटू 10 कितना हो गया? बेसिकली 10,000 रुपए। तो कैपिटल में आएगा 10,000 रुपए हमारे वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। अब उसने कितने रुपए दे दिए? जो उसने 4,000 रुपए वो ऑलरेडी दे चुका है, वो हमारा गेन हो गया, क्योंकि अब हमने हड़प लिया, वो हमारे पैसे हो गए, वो हमारा गेन हो गया। और जो वो पैसे नहीं दे पा रहा है 6,000 रुपए, उसको लिखेंगे कॉल्स इन अरियर में। अब कॉल्स इन अरियर क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉल्स इन अरियर एसेट होता है। याद करो अपने पुराने नोट्स, पुराने जो हमने लेक्चर में समझा है, कॉल्स इन अरियर एक एसेट होता है। कॉल्स इन अरियर एसेट क्यों होता है? क्योंकि हमें स्टार्टिंग लग रहा था इस बंदे ने पैसा नहीं दिया तो ये बंदा पैसा दे देगा, हमने कॉल्स इन अरियर को डेबिट करा था। पहले वाली एंट्रीज में याद करो, कॉल्स इन अरियर को डेबिट करते थे बैंक के साथ। अब वो पैसे नहीं देगा तो हमारा वो तो एसेट से हमें पैसे मिलने वाले ही नहीं है, क्योंकि जब शेयर ही हड़प लिए तो वो पैसे हमें आगे क्यों देगा? तो जो वो हमारा एसेट था वो हमारा एसेट रहेगा नहीं, तो उस एसेट को आपको कम करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो आपको कॉल्स इन अरियर को खत्म करना पड़ेगा। आपने जो पहले कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर रखा था, अब आप उस कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर दोगे खत्म करने के लिए उसको, या फिर आप कह सकते हो अपने एसेट को खत्म कर रहे हो तो क्रेडिट हो रहा है। आप समझिएगा कितना लॉजिकल चीज है ये। शेयर कैपिटल क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि आप अपनी कैपिटल कम कर रहे हो। शेयर फोरफीचर क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि अपनी इनकम बढ़ा रहे हो, इनकम बढ़ाने से क्रेडिट होती है। और आप कॉल्स इन को क्यों क्रेडिट कर रहे हो? क्योंकि आपने उसको पहले डेबिट करा था, पहले आपने एसेट था इससे डेबिट करा था, अब एसेट आपका कम हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट्स कैसे कैसे इसमें आते हैं, अमाउंट्स भी इंपॉर्टेंट है इसमें। अमाउंट्स कैसे कैसे आते हैं इसमें? जो शेयर कैपिटल में अमाउंट आता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आता है वो अमाउंट आपको वो लिखना है जो हम पैसा बुला चुके हैं, जो हम पैसा बुला चुके हैं आपको वो अमाउंट लिखना है। अब देखो मैंने वही लिखा है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू का मतलब वही होता है जो हम पैसा बुला चुके हैं, जो हम कॉल्ड अप कर चुके हैं। हम कितने शेयर पर कितना पैसा बुला चुके हैं वो आपको लिखना है शेयर कैपिटल में। आप फोर फीचर में क्या लिखोगे? जितना पैसा हमें मिल चुका है। देखो क्या लिखा है, नंबर 2 में क्या अमाउंट आएगा? अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। और 3 में क्या आएगा? जो पैसा हमें नहीं मिला है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। सीधी सी बात है, डेबिट हो रहा है जो हम पैसा बुला चुके हैं, क्रेडिट हो रहा है जो पैसा मिल गया और जो पैसा नहीं मिला। जो हम पैसा बुला चुके हैं या तो वो मिल गया होगा या वो नहीं मिल गया होगा, एंट्री तो मैच होनी होनी है। जो हम पैसा बुला चुके हैं वो जाएगा कैपिटल में, जो मिल गया वो जाएगा फोर फीचर में, और जो नहीं मिला वो जाएगा कॉल्स इन अरियर में। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। जो बुला चुके हैं या तो वो मिल गया होगा या वो नहीं मिला होगा। एसपीआर को छोड़ दो, राइट साइड पर आएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, फोर्थ फीचर की एंट्री क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और इसका लॉजिक क्या है। अब आते हैं राइट साइड पर। मान लेते हैं क्वेश्चन में प्रीमियम है। लेफ्ट वाली साइड में हमने क्या करा, उसमें प्रीमियम, लेफ्ट वाली साइड में तो इशूड बट पार थे, प्रीमियम था ही नहीं। मान लेते हैं क्वेश्चन में प्रीमियम है और प्रीमियम मिल गया, तो सीधी सी बात यह है, अगर आपको प्रीमियम मिल गया है तो भूल जाओ क्वेश्चन में प्रीमियम था। मैं इसको रिपीट कर देता हूं। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और वो मिल चुका है तो फोर फीचर की एंट्री के लिए भूल जाओ कि क्वेश्चन में प्रीमियम है। तुम लोग भी एक बार रिपीट करना इसको अपने मन में, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं फिर रिपीट करना। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और प्रीमियम मिल चुका है तो फोर फीचर की एंट्री में भूल जाओ कि प्रीमियम है। ये चीज बहुत ही सिंपल है। क्यों? देखो क्वेश्चन में प्रीमियम था, हमें प्रीमियम मिल चुका है। प्रीमियम कौन से अकाउंट में जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो रिजर्व में वो चला गया ना, बस काम खत्म। वो रिजर्व में जाके हमारा सेव हो चुका है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एंट्री में हम उसको कुछ नहीं करेंगे, एंट्री में हम उसको कुछ नहीं करेंगे। जब हम पैसा ड्यू करते हैं तो ही हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट कर देते हैं। अब वो हमें पैसा मिल गया तो चीजें नक्की हैं, फोर फीचर में कुछ नहीं होगा। उसका पैसा हमें मिलना था, वो ऑलरेडी हमारा सेविंग्स में जा चुका है, डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको भूल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और वो मिल चुका है तो 4 फीचर की एंट्री में प्रीमियम नहीं आएगा। आप बेसिकली भूल जाना कि क्वेश्चन में प्रीमियम है 4 फीचर की एंट्री के लिए, ठीक है। तो आप 4 फीचर की एंट्री में प्रीमियम को कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे अगर प्रीमियम मिल चुका है तो। नाउ कमिंग टू द लास्ट केस, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और वो नहीं मिला है तो सिंपल है, जो पहले एंट्री थी वही होगी, शेयर कैपिटल डेबिट होगा क्योंकि कैपिटल कम हो रही है, हम शेयर हड़प रहे हैं उसके। जो पैसा हड़प लिया उसको डालेंगे शेयर 4 फीचर में, और जो पैसा हमें नहीं मिला उसको डालेंगे कॉल्स इन अरियर में, है ना। अब आता है जो प्रीमियम नहीं मिला उसका क्या। देखो जब हम प्रीमियम को ड्यू करते हैं तो प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। याद करो कैपिटल जहां एसपीआर वहां कैपिटल क्रेडिट होता था, प्रीमियम भी क्रेडिट होता था। हमें लग रहा था प्रीमियम मिल जाएगा, वो मिला नहीं। अब प्रीमियम नहीं मिला तो क्या सॉल्यूशन है इसका, अब वो मिलना भी नहीं है क्योंकि उसके तो शेयर हड़प लिए। तो जो आप प्रीमियम को क्रेडिट कर चुके हो अब उसको डेबिट करना पड़ेगा। लॉजिकल है कि नहीं है। आपने प्रीमियम को पहले क्रेडिट करा था जब ड्यू वाली एंट्री करी थी कि हमें प्रीमियम मिलने वाला है, आपको उम्मीद थी कि प्रीमियम मिलने वाला है, आपने रिजर्व बढ़ा दिया था अपना कि हमें तो प्रीमियम मिलने वाला है, और अब प्रीमियम मिला ही नहीं, वो शेयर होल्डर ने पैसा दिया ही नहीं। जो उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो आपको प्रीमियम नहीं मिला तो क्या करोगे, जो प्रीमियम का अमाउंट था आप उसको डेबिट करोगे उस अमाउंट से जो आपको प्रीमियम नहीं मिला है। सो प्रीमियम एसपीआर नॉट रिसीव को आप डेबिट करते हो नंबर 4 वाले में। और अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, मुझे लगता है उसको लेके आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखो मैंने ना लेफ्ट वाली एंट्री में शेयर 4 फीचर को ऊपर लिखा है, कॉल्स इन अरियर को नीचे लिखा है, और राइट वाली साइड पे मैंने कॉल्स इन अरियर को ऊपर लिखा है, शेयर 4 फीचर को नीचे लिखा है। तो इसको कंफ्यूज मत हो जाना, डेबिट और क्रेडिट की सीक्वेंस की कभी कुछ खास इंपॉर्टेंस होती नहीं है, तो आप किसी भी चीज को कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 फीचर और कॉल्स इन अरियर क्रेडिट होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इससे आपको बहुत बढ़िया तरीके से इनके लॉजिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपकी ये चीज पक्की हो जाएगी अगर आप इसका एक अच्छे से क्वेश्चन और कर लो तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसे कभी नहीं भूलोगे। चलिए तो इसी टॉपिक का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग करते हैं 4 फीचर का। ये क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। जी लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स, इन्होंने 20,000 शेयर्स को इशू करा है ऑफ ₹10 ईच। 10 क्या हो गया, फेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं, 10 हो गया फेस वैल्यू। पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। 4 इंस्टॉलमेंट्स आर देयर, और आपको बता दिया है कि चारों इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू कितनी है, 2 3 3 2। ओके, मिस्टर गुप्ता वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स, मिस्टर गुप्ता को हमने 100 शेयर्स दिए थे, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू 4 फीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। वो कह रहा है इन केसेस में आप 4 फीचर की एंट्री पास कीजिए, इससे आपको 4 फीचर पूरा क्लियर हो जाने वाला है। 3 केसेस हैं, तीनों केस का आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये 3 क्वेश्चन होंगे एक तरीके से। जब आप केस नंबर 1 की एंट्री करते हो तो केस नंबर 2 की एंट्री नहीं करोगे, मतलब केस नंबर 1 की जब एंट्री करते हो तो केस नंबर 2 को कंसीडर नहीं करोगे। जिस भी केस की हम एंट्री कर रहे हैं सिर्फ उसी केस को पढ़ना है, ठीक है। तो केस नंबर 1 पहले करते हैं। इफ मिस्टर गुप्ता फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इसका मतलब क्या है, उसमें ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि मिस्टर गुप्ता ने एप्लीकेशन तो दे दिया, देखो एप्लीकेशन तो हर कोई देता है, मिस्टर गुप्ता ने अलॉटमेंट नहीं दिया और हमने तुरंत उनके शेयर फॉरफिट कर लिए। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमें पूरे शेयर को एंड होने का वेट करना पड़े। अगर किसी एक शेयर होल्डर ने एक इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो हम उसके रिमाइंडर देने के बाद उसी इंस्टॉलमेंट के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ने अलॉटमेंट नहीं दिया और हम अलॉटमेंट के बाद उनके शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। अभी सेकंड और थर्ड केस नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट केस से मतलब है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि पहले ना आप ये सोचो कि एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा। 2 चीजें, एक है एंट्री का फॉर्मेट और एक है आंसर, बेसिकली अमाउंट्स। अब सोचो क्या इस क्वेश्चन में प्रीमियम था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था प्रीमियम, है ना, प्रीमियम था ही नहीं इसमें, बेसिक क्वेश्चन था ये। और हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं तो एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा,
जो हमने लेफ्ट वाला केस करा था वो होगा। तो वो फॉर्मेट लिख लेते हैं, फिर हम अमाउंट लिखेंगे। चलो जी, तो हम लोगों ने एंट्री का हम फॉर्मेट लिख लेते हैं। केस नंबर 1 है ये हमारा। एंट्री का फॉर्मेट होगा, एक्चुअली तीनों केसेस में यही फॉर्मेट होगा, शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर। अब आता है इसका अमाउंट कैसे निकलेगा। अमाउंट की इंपॉर्टेंट जनरेशन तो वही हो जाएगी, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। अब ना अमाउंट निकालने का तरीका क्या है, आप ये देखो कितने शेयर्स हैं, जो कि 100 पे हम कितने रुपए बुला चुके हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। क्या जाता है 1 वाले में, बेसिकली शेयर कैपिटल में कॉल्ड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का वो हिस्सा जो हम बुला चुके हैं, पूरी फेस वैल्यू नहीं जाती है। 10 रुपए मत लिख देना यहाँ पर, 100 शेयर में हमने 10 रुपए बुलाए नहीं है। हमने कितने रुपए बुलाए हैं, हमने बुलाए हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, 2 और 3 5 रुपए, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 शेयर्स पर 5 रुपए हम लिखेंगे, क्योंकि 100 शेयर्स पर हम 5 रुपए बुला चुके हैं। फोर फीचर पर हम लोग लिखेंगे 100 शेयर्स में हमें जो पैसा मिल गया। एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे, एप्लीकेशन पे थे 2 रुपए, ये लिखा ना ऑन एप्लीकेशन रुपीज 2 पर शेयर। तो एप्लीकेशन पे कितने हैं, 2 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 2 रुपए लिखेंगे फोर फीचर में, और 3 रुपए हमें नहीं मिले, यहाँ लिखेंगे 3 रुपए। सीधी सी बात है, 5 रुपए बुलाए थे, 2 मिल गए, 3 नहीं मिले। अगर ऐसे सोचोगे तो कितना आसान लगेगा आपको। अमाउंट्स में कंफ्यूजन हो जाती है, तो आई होप आपको वो चीज समझ आ गई है कि आपको फेस वैल्यू का वो हिस्सा लिखना है जो कि हम बुला चुके हैं, ना कि पूरी फेस वैल्यू। मैं इसके नीचे एक लाइन छोड़ रहा हूं, आप भी एक लाइन छोड़ दीजिएगा, मुझे कुछ समझाना है, मैं क्वेश्चन खत्म होने के बाद समझाऊंगा। तो मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दी है, जितना मेरे को छोड़ना था उससे। नाउ केस नंबर 2 करेंगे। केस नंबर 2 में ये कह रहा है, मिस्टर गुप्ता फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी and on his subsequent failure to pay first call his shares were forfeited। वो ये कह रहा है मिस्टर गुप्ता ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और जब वो फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे पाए तो हमने शेयर फॉरफिट कर लिए। मतलब हमने एप्लीकेशन बुला लिया, अलॉटमेंट बुला लिया, फर्स्ट कॉल बुला लिया, और फिर वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे नहीं पाए तो हमने शेयर हड़प लिए, और अब तक हमने सेकंड कॉल बुलाया नहीं है। तो ये वो कहना चाह रहा है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट सेम ही रहने वाला है, अमाउंट का डिफरेंस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम तो है ही नहीं। चलिए ना, अब आप खुद सोचिए, अगर आप चाहो ना तो वीडियो पॉज करके ना थोड़ा सा मेरे से आगे भी चल सकते हो। अगर आप खुद सोचोगे तो आपको ज्यादा अच्छा सीखने को मिलता है इन चीजों में। तो प्रेफरेबली आपको जब भी ऐसा लगे कि आप क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, तो खुद ही वीडियो पॉज कर दिया करो और अटेम्प्ट कर लिया करो उसको, फिर देख लिया करो कि आंसर आपका ठीक है कि नहीं है। नाउ अब यहां पर 100 शेयर्स हैं, मिस्टर गुप्ता से हम कितने पैसे मांग चुके हैं, हम मांग चुके हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, मतलब 2 3 3 8 रुपए हम लोग मांग चुके हैं, जिसमें से उन्होंने 2 रुपए दे दिए हैं, 6 रुपए नहीं दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 8 रुपए, क्योंकि जो पैसा मांग चुके हैं वो आता है कैपिटल में, कॉल्ड अप अमाउंट आता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू आती है। और यहाँ पर आएगा 100 शेयर्स पर हम लोगों को कितना पैसा मिल गया है, 2 रुपए, और जो नहीं मिला है 100 शेयर्स पर 6 रुपए, वो आएगा यहाँ पर। अब तो लिखने की बात है, 800 200 600। लास्ट केस करते हैं, केस नंबर 3। अच्छा, इसके में भी ना मैं एक लाइन एक्स्ट्रा लीव कर रहा हूं, ठीक है। नाउ केस नंबर 3। केस नंबर 3 में वो कह रहा है, इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे फर्स्ट कॉल and on his subsequent failure to pay second and final call his shares were forfeited।
वो कह रहे हैं मिस्टर गुप्ता ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और जब वो सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दे पाए तो हमने शेयर फॉरफिट कर लिया। मतलब समझना इसका, मिस्टर गुप्ता ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, फिर उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया, मतलब आधा पैसा दे दिया आधा नहीं दिया, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट दे दी 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सेम ही फॉर्मेट, एंट्री का फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, बेसिकली एंट्री के जो पर्टिकुलर्स हैं वो सेम रहेंगे, अमाउंट्स में डिफरेंस आपका आने वाला है। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। हम कितना पैसा बुला चुके हैं, 100 शेयर्स पर सारा का सारा पैसा बुला चुके हैं, 10 रुपए। उन्होंने कितना दे दिया है, 100 शेयर्स पर 5 रुपए दे दिया है, और 100 शेयर्स पर 5 रुपए नहीं दिया है। इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की, इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं। तो आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा चल क्या रहा है, और फिर हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। नाउ अब मुझे आपको एक चीज समझानी है गाइस, कई बार क्या होता है ना, कई बार हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन होता है, देखो नॉर्मली ऐसे होता है जैसे मैंने आपको समझाया है, बट कई बार ना क्वेश्चन हमें ये कहता है कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। ऐसी चीज ना यूजुअली एमसीक्यूज में आती है, मतलब जहां पे ना क्वेश्चन हमें इनडायरेक्टली कहता है कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं बना रहे हैं, या फिर देखो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ना नॉर्मली बनता है, बट कभी कभी कंपनीज ऐसा कर सकती है कि वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट को प्रिपेयर ना करें, तो क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। तो अगर कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन नहीं होगा ना, तो क्या होगा, कॉल्स इन अरियर सेम आप एंट्री करना, बट कॉल्स इन अरियर की जगह पे ना उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देना जो आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही है। जैसे फर्स्ट वाले केस में उसने हमें क्या करा, एप्लीकेशन दे दी थी, अलॉटमेंट नहीं दी थी, तो हम क्या करेंगे, कॉल्स इन अरियर की जगह पे लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। चीजें सेम रहने वाली है सब चीजें, बस यहाँ पे नाम बदल जाएगा। तो कभी आपको किसी किताब में ऐसा देखने को मिले कि यहाँ पर एंट्री में ऐसा आ रहा है शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट, तो इसका मतलब ये है कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो और इसका मतलब ये भी है कि उन्होंने कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करा होगा। तो ना यूजुअली मैं बताता हूँ क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ पे आता है, ये तो एमसीक्यूज में आएगा ऐसा, वरना ना फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ना कुछ ब्लैंक्स गिवन होते हैं जो कि आपको फिल करने होते हैं, तो ना उसमें कुछ ऐसे देगा टू शेयर अलॉटमेंट, तो आपको देख के घबरा जाओगे, शेयर अलॉटमेंट तो एंट्री में नहीं आता, अब यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट गिवन है, तो ये तो पंगे की चीज है। तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, कॉल्स इन अरियर की जगह पे शेयर अलॉटमेंट आप कह सकते हो, ठीक है। नाउ सेकंड वाले केस में मैं आपको बताता हूँ, अमाउंट सेम में आएगा, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर में जैसे अमाउंट आया था 300, यहाँ पे भी 300 आएगा क्योंकि रिप्लेस कर रहा है वो उसको। सेकंड वाले केस में देखो, सेकंड वाले केस में क्या था, सेकंड वाले केस में मिस्टर गुप्ता ने अलॉटमेंट नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था। अलॉटमेंट पे थे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर भी 3 रुपए थे, तो यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर हम कॉल्स इन अरियर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू कॉल्स इन अरियर की जगह पर टू शेयर अलॉटमेंट, और एक चीज और, टू शेयर फर्स्ट कॉल। आपको समझ आ रहा होगा इजीली कि कॉल्स इन अरियर नहीं लिखना है, उसकी जगह पर बेसिकली इंस्टॉलमेंट के नाम लिख देना है। तो 100 शेयर्स पे 3 रुपए और 100 शेयर्स पर 3 रुपए इधर भी, तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 300। बात वही पड़ रही है ना, देखो कॉल्स इन अरियर में कितना था, 600 था, यहां पर भी कितना आ गया, 300 300 600। कॉल्स इन अरियर की जगह पर आपको इंस्टॉलमेंट के नाम लिख देना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। एंड सिमिलरली अब थर्ड केस आप खुद ट्राई करो एक बार वीडियो पॉज करके। ना अगर आपने ट्राई करा होगा तो आपका आंसर यही आया होगा, 300 शेयर आपने 300 रुपीज लिखे होंगे अपने टू शेयर फर्स्ट कॉल और 200 रुपए लिखे होंगे अपने टू शेयर सेकंड कॉल। बेसिकली कॉल इन की जगह पर ये दो चीज आ जाएंगी, अमाउंट वही आ रहा है 500 रुपए। तो आई होप आपको
काफी क्लियर हो गया होगा कि काफी हद तक आपको सब चीज समझ आ गई होंगी कि 4 फीचर का कॉन्सेप्ट क्या है, 4 फीचर की अकाउंटिंग कैसे होती है, 4 फीचर के क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करना है, और अगर कभी कॉल से अकाउंट क्वेश्चन का नहीं बनाना है तो क्या होता है। और आपकी 4 फीचर की काफी प्रैक्टिस और भी होने वाली है आने वाले क्वेश्चंस में। नाउ अब हम नेक्स्ट एक मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं लॉजिक का, आप आंसर देने की कोशिश करना। मान लेते हैं कंपनी ने शेयर्स फॉरफीट कर लिए, अब क्या होगा फिर, मतलब शेयर्स कंपनी ने फॉरफीट कर लिए, कंपनी को क्या फायदा हुआ, कंपनी को तो जो पहले पैसे मिल चुके थे वो पहले पैसे मिल ही चुके थे, वो दोबारा तो मिलेंगे नहीं, जो पैसे नहीं मिले तो दोबारा मिलेंगे नहीं क्योंकि तुमने शेयर फॉरफीट कर लिए, तो कंपनी को क्या फायदा हुआ, कंपनी के पास शेयर्स आ गए, ना कुछ पैसा आया, कंपनी को क्या फायदा हुआ। जो कंपनी ने पैसा हड़पा है वो तो कंपनी के पास पहले से ही था, कुछ नया पैसा ना है कंपनी के पास, कंपनी को फायदा क्या हो रहा है शेयर्स फॉरफीट करके। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर हमारा कोई शेयर होल्डर है वो हमें पैसे नहीं दे रहा तो हमने उसके शेयर हड़प लिए, तो शेयर हड़पने से वो क्या, शेयर हड़प लेने से क्या वो पैसे दे देगा हमें, नहीं। क्या करा जाए, तो इसका आंसर ये है, हम ना शेयर फॉरफीट इसलिए करते हैं जिससे हम उन शेयर्स को दोबारा से किसी को दे पाए। अगर आपने ये सोच लिया था बहुत बढ़िया, तो हमने जो शेयर्स फॉरफीट करे हैं ना वो हम शेयर्स किसी और को दे देते हैं। अब मान लेते हैं एक नालायक शेयर होल्डर था हमारा, वो हमें पैसे नहीं दे रहा था, हमने उसके शेयर फॉरफीट कर लिया, शेयर किसके पास आ गए, हमारे पास, हम वो किसी दूसरे बंदे को दे देंगे, जो बंदा शेयर हमसे मांग रहा होगा, हम उससे कहेंगे ठीक है तू पैसे देगा ना मैं पूरे, वो कहेगा हाँ सर मैं आपको पूरे पैसे दूंगा, आपको शेयर होल्डर बन रहा हूं मैं, तो हम कहेंगे ठीक है तू हमें पैसे दे। तो हम उन शेयर्स को फिर से इश्यू कर सकते हैं, फिर से इश्यू करने को कहते हैं हम लोग री इश्यू। री इश्यू हमने पहले भी पढ़ा था, जो हम सेक्शन 53 के बारे में आपको बता रहा था, डिस्काउंट वाला, कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है बट री इशू कर सकती है, ऐसे मैं बता रहा था आपको। तो री इशू ऑफ शेयर्स एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नाउ क्या होता है री इशू ऑफ शेयर्स और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लिखते हैं। forfeited shares can be reissued by company, can be reissued by company to others। ये रीइशू मतलब मैं क्या लिखा हूं आपको, समझा तो मैंने दिया ही है ना, कि कंपनी ने जो शेयर हड़पे हैं वो किसी और को दे सकती है, फॉरफीट जो करें वो किसी और को रीइशू कर सकती है, तो सिंपल चीज है ये, सीधे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखते हैं इसका। अच्छा बट मैं उससे पहले एक सेंटेंस और लिखवा देना चाहता हूं जिससे कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। रीइशूड या फिर हम लिखते हैं द कंपनी कैन reissue shares at par, प्रीमियम और डिस्काउंट। यहां पे यही चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, डिस्काउंट पे इशू करना पॉसिबल है। अब आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब अकाउंट्स में उसको ट्रीट कैसे करेंगे, या फिर आप कह सकते हो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। जब हम लोग शेयर्स को रीइश्यू करेंगे तो हम लोग रीइश्यू 3 तरीकों से कर सकते हैं, या तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखवाता हूं, हम रीइश्यू 3 तरीकों से कर सकते हैं, या तो एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। रीइश्यू कर सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है ना। अगर हम लोग रीइश्यू करेंगे एट पार तो क्या जर्नल एंट्री होगी, एंट्री होगी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो इश्यू की एंट्री थी वही रीइश्यू की एंट्री होगी, बैंक टू शेयर कैपिटल,
बेसिकली हमारे पैसा आ जाएगा और हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। अब आपके दिल में एक सवाल आ सकता है, क्या सवाल आ सकता है कि यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखा, वहां पे तो शेयर एप्लीकेशन लिखा था, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल लिखा था, ऐसे भेदभाव क्यों हो रहा है? इसका रीजन सिंपल है, जब आप शेयर्स को री इशू करोगे तो क्या री इशू ईएमआई पे करोगे, इंस्टॉलमेंट्स में करोगे? बहुत कम शेयर्स होते हैं जो फोरफीट करे जाते हैं। आप जब इशू करते हो तो जब आप ओरिजिनल इशू करते हो तो आप 1 लाख या 2 लाख शेयर्स इशू करते हो, उसमें से कुछ 1-2 हजार शेयर्स में पंगा आता है जिनके आप शेयर हड़प लेते हो, आप उनके शेयर आप किसी और को दे रहे हो, उसमें भी करोगे तुम 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे देना? अरे नहीं यार, उसमें तो सीधा पैसे ले लो, लेना है लो वरना मत लो, मतलब सीधा पैसे नहीं चाहिए हमें तो पूरे एक बार में। तो इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट का झंझट नहीं होता, तुम लोगों के लिए आसान है, वरना और दिमाग खराब होता तुम लोगों का। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कोई झंझट ही नहीं है, पूरा एक बार में पैसा सीधा बैंक आएगा, पूरी कैपिटल बढ़ाएंगे। वन टाइम पेमेंट चाहिए इसमें तो हमें री इशू के टाइम पर, इशू के टाइम पर हम इंस्टॉलमेंट्स में रख सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, री इशू में तो छोटा सा अमाउंट है, कम शेयर्स होते हैं। और नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग शेयर्स री इशूड। अब सवाल आता है कि अगर प्रीमियम पर है तो क्या होगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अब तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल आसान चीज है ये, बैंक टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर और आ जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि जब प्रीमियम होता है तो एसपीआर आ जाता है ना। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, अगर तुम चाहो ना तो लिख लेना बीइंग शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम, मैं तो लिख नहीं रहा, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करके कुछ फायदा है नहीं उसमें, 3 वर्ड्स बहुत होते हैं जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में डिस्काउंट है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सेम ही चीज है, प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, डिस्काउंट डेबिट होगा, बैंक डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल। जैसे मान लेते हैं कि हमने शेयर है 10 रुपए का और हमने 8 रुपए पे इशू करा है, उसे 8 रुपए पे री इशू करा है, तो शेयर कैपिटल में आएगा 10 रुपए, बैंक में आएगा 8 रुपए, 2 रुपए आ जाएगा डिस्काउंट में। बट अभी यहां पर एक गलती है, डिस्काउंट आता है बट उसको डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, मैं पहले लिख रहा हूं फिर कैंसिल कर रहा हूं, तुम भी ऐसे ही करना, तुम्हें याद रहेगा कि डिस्काउंट नहीं लिखना है, डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, लिखते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट, वही शेयर फोरफीचर जो आपने ऊपर क्रेडिट करा था। अब आपके दिल में सवाल आ रहा होगा, क्यों, वो तो गेन होता है, गेन को यहां पे डेबिट क्यों कर रहे हैं, उसका क्या लेना देना यहां से? मैं समझाता हूं क्यों कर रहे हैं, एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं आपने 12th पास करी, कॉलेज पास करा, फिर आपने शेयर्स में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, है ना, शेयर्स को, चलो शेयर्स मतलब यार तुम्हें, मतलब मैं डिफरेंट चीज का कर रहा हूं, मतलब तुमने मान लेते हैं कोई भी कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तुम्हें काफी सारे प्रॉफिट्स हुए, काफी सारे लॉस हुए, तो एक दिन क्या हुआ, तुम्हें ना 5 लाख रुपए का फायदा हो गया और फिर 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, होता रहता है प्रॉफिट लॉस। तुमसे किसी ने पूछा तुम्हें कितने का फायदा हुआ यार आज, तो तुम क्या बताओगे, तुम ये बोलोगे कि मेरे को 5 लाख का फायदा हुआ और 2 लाख का नुकसान हुआ, या फिर तुम सीधा बताओगे कि मेरे को 3 लाख का नेट फायदा हुआ, तुम ये बताओगे ना सबको कि यार मेरे को 3 लाख का नेट फायदा हुआ, डिटेल में क्या जाना है, फायदा से नुकसान को कैंसिल कर दिया ना, सेट ऑफ कर दिया, ऐसी तो होता है ना, सेम चीज यहां पर हो रही है। ऊपर देखो, जब हमने फोरफीट करा था ना, तो जो हमें फायदा हुआ था उसको हमने कहां पे क्रेडिट करा, शेयर फोरफीचर में। देखो ऊपर हर अकाउंट में तुमने शेयर, हर एंट्री में शेयर फोरफीचर देखा है, शेयर फोरफीचर अकाउंट। ये शेयर फोरफीचर अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा था, क्योंकि आपको गेन हो रहा था, देखो गेन, यहां पे देखो लिखा है गेन हो रहा था आपको, इसलिए आपने क्रेडिट करा था गेन। अब आपने जो शेयर्स को फोरफीट करा था उन्हीं शेयर्स को आपने रीइश्यू करा है, और उन्हीं शेयर्स को रीइश्यू करते हुए कुछ नुकसान हो रहा है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसी फायदे से उस नुकसान को एडजस्ट कर दिया जाए? पहले जो फोरफीचर के टाइम पे फायदा हुआ था, री इशू के टाइम पे जो नुकसान हो रहा है, डिस्काउंट आप दे रहे हो, उस फायदे को ही कम कर दो, जो फायदा पहले क्रेडिट करा था अब उसको डेबिट कर दो,
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी ये बात, और क्वेश्चन के थ्रू और आपको बहुत बढ़िया तरह से प्रैक्टिस होने वाली है। बट मैं आपको एक दो चीजें और लिखवा देना चाहता हूं इसमें। लिखना मैक्सिमम डिस्काउंट, मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम डिस्काउंट that can be given on reissue of shares is equal to amount forfeited on such shares। ये कंपनीज एक्ट कहता है। कंपनीज एक्ट क्या कहता है, आपने जो आपको डिस्काउंट देना, डिस्काउंट दो, बट आप मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकते हो जितना आपने पहले पैसा फोरफीट करा था। मतलब आपको फोरफीचर के टाइम पे जितना फायदा हुआ था ना, आप उस पूरे फायदे को यूज करके सारा का सारा डिस्काउंट दे दो, बट उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। सीधी सी बात है ना, मान लेते हैं पहले क्रेडिट हुआ था, जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ था एक्स अमाउंट, अब उससे ज्यादा डेबिट नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो आपको जो फायदा हुआ था आप उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। ये सीधी सी बात है। और आप इसके कई सारे भिन्न भिन्न प्रकार के और क्वेश्चन करोगे। देखो अपना ये चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, और जब आप एक्चुअली इसके क्वेश्चंस करोगे तो चीज ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट होगी। तो मैं ऐसे आपको कुछ लेवल ऐसा रहता है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। देखो यहाँ पे इस टॉपिक के क्वेश्चंस कितने हैं, 51 से लेके छोटे छोटे क्वेश्चन सारे, 51 से लेके 69 तक ये वाले क्वेश्चंस हैं, फोर फीचर और रीइश्यू के। सब में आप शेयर्स को फोरफीट कर रहे हो, रीइश्यू कर रहे हो। तो इन सब क्वेश्चंस में ना आपको ऑटोमेटिकली चीजें जो मैं लिखवा रहा हूँ ये पक्की हो जाएंगी। तो अभी आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत समझना है, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकली जब तक ना करो तब तक दिमाग में नहीं बैठती है ना, इसीलिए। बट आपको जितना मैक्सिमम तुम्हें समझ आ रहा है उतना समझो, बाकी के लिए परेशान मत होना, क्लियर जरूर होगा तुम्हें। तो मैं एक बार फिर से बताता हूं, जो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है रीइश्यू पर, वो उतना दे सकती है जितना कंपनी ने फोर फीचर के टाइम पर फोरफीट करा था पैसा। मतलब जितना ऊपर क्रेडिट हुआ था ना, उससे ज्यादा नीचे डेबिट नहीं हो सकता। सीधी सी बात यह है, जितना ऊपर क्रेडिट हुआ था उससे ज्यादा नीचे डेबिट नहीं हो सकता। एक बात और लिख लेते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रीमियम और डिस्काउंट एट टाइम ऑफ रीइश्यू। रीइश्यू के टाइम पे ना प्रीमियम होता है, डिस्काउंट होता है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि प्रीमियम है कि डिस्काउंट है। अब तुम्हारे दिल में सवाल, तुम्हारे दिल में ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, यार ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, मतलब सीधी सी बात है, तो पता ही होगा प्रीमियम में डिस्काउंट है। क्वेश्चन बताएगा ना, जैसे अब तक बताता था कि प्रीमियम पे शेयर्स को इश्यू करा, वैसे ही बताएगा कि हमने प्रीमियम पे रीइश्यू करा या डिस्काउंट पे रीइश्यू करा। क्वेश्चन बताता है बट तुम्हें समझ नहीं आने का। क्वेश्चन बताएगा, बिल्कुल सीधे शब्द में बताएगा, बट नहीं आने का तब भी, तो वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन इसके ना एक्चुअली है, अब जैसे होता है ना डिफरेंट तरह से कहा जाता है किसी चीज को, तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि प्रीमियम है कि डिस्काउंट है। इसको करने का तरीका क्या है, आपको ना क्वेश्चन दो वर्ड्स का यूज करेगा रीइश्यू के टाइम की बात करते वक्त। अभी आपको मैं अगेन प्रैक्टिकली बताऊंगा तो बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड यूज करता है पेड अप या फिर कॉल्ड अप, इन वर्ड्स को यूज करेगा। तो ना इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, इन वर्ड्स का मीनिंग होता है राइट गिवन। राइट का मतलब होता है अधिकार, आपने कितने का अधिकार दिया। अधिकार, अधिकार कितने का आपने राइट दिया है उसे। पेड अप कॉल्ड अप मतलब ये होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं, आपको एग्जांपल समझाता हूं, सब चीजें लिखते जाना मेरे साथ साथ। एग्जांपल मान लेते हैं, क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा कहता है, शेयर्स आर रीइश्यूड, क्वेश्चन कहता है आपको शेयर्स आर रीइश्यूड
shares are reissued for rupees 10 per share comma rupees 8 paid up। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ना, देखो लैंग्वेज ना समझ नहीं आ रही है, मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है भाई, सीधे शब्दों में क्यों नहीं कहते? तो ये एक्चुअली समझना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा है। ये खतरनाक चीज है, ये सिंपल चीज को खतरनाक शब्दों में कहा जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं हमने शेयर्स को रीइश्यू करा 10 रुपए में, जहां जिस भी अमाउंट के साथ पेड अप कॉल्ड अप आता है ना, पेड अप कॉल्ड अप यहाँ पे मतलब सेम है, रीइश्यू के टाइम पे पेड अप कॉल्ड अप का मतलब सेम है। जिस भी अमाउंट के साथ पेड अप कॉल्ड अप आता है उसका मतलब होता है अधिकार कितने का दिया। सोच के देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है हमने 10 रुपए का शेयर इशू करा, उसे अधिकार दिया है 10 रुपए में, शेयर रीइश्यू करा उसे अधिकार दिया 8 रुपए का। हमने 10 रुपए में शेयर इशू करा, हमने कहा कि भाई तू शेयर ले 10 रुपए दे, अधिकार कितने का दे रहे हैं उसे 8 रुपए का, मतलब 2 रुपए से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इट मींस देयर इज प्रीमियम। इसका मतलब क्या है? देयर इज प्रीमियम। मुझे पता है कि तुम्हें समझ नहीं आया, आई नो, और तुम्हें आ गया है तो तुम थोड़े से एक्सेप्शनल हो। इसकी एक याद करने की निंजा टेक्निक है, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, बट एक निंजा टेक्निक बताने में कुछ नुकसान तो है नहीं, है ना? देखो इसकी निंजा टेक्निक क्या है। इफ पेड अप या कॉल्ड अप, अगर जो भी आपको पेड अप कॉल्ड अप दे रखा है ना इज लेस, अगर पेड अप कॉल्ड अप कम है ना, तो कम है तो प्रीमियम है, उल्टा है, अगर पेड अप कॉल्ड अप कम है तो प्रीमियम है। और इफ पेड अप कॉल्ड अप इज मोर, तो वो डिस्काउंट है। मेरे को पता है कि मेरे लिखवाने के बावजूद आप इसका लॉजिक जरूर जानना चाहोगे, इससे ना क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। जो मैंने लिखवाई है निंजा टेक्निक, इससे आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पेड अप कॉल्ड अप 8 रुपए है, कम है ना, तो मतलब जो डिफरेंस आ रहा है 2 रुपए का वो प्रीमियम है। पेड अप अगर कम है तो वो प्रीमियम है, बट इसके बावजूद आप लॉजिक तो जानना चाहोगे कि ऐसा क्या हो रहा है, मतलब क्या है इसका। पेड अप का मतलब हमने कितने का अधिकार दिया। मान लेते हैं शेयर की जगह पे कुछ और चीज ले लो, मान लेते हैं कि मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ किसी भी चीज के लिए, मैं 10 रुपए की मैं कोई चीज दे रहा हूँ, उसे 10 रुपए ले रहा हूँ, बट मैं उसे अधिकार 8 रुपए का दे रहा हूं, समझो ना, मैं उसे दे रहा हूं अधिकार 8 रुपए का। तो बेसिकली अधिकार देना, आप जितना अधिकार दे रहे हो वो पेड अप है। अब उसे ज्यादा ले रहे हो तो प्रीमियम है, आप ज्यादा ले रहे हो, और अगर उसे आप कम ले रहे हो तो आप उसे डिस्काउंट दे रहे हो। आप अधिकार दे रहे हो 8 का, आप उसे सिर्फ 6 रुपए ले रहे हो तो आप उसे 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। भाई सेब संतरे में, फ्रूट वेजिटेबल्स में तो ऐसे होता है, आप ज्यादा फ्रूट्स दे रहे हो, आप कम फ्रूट्स दे रहे हो, ज्यादा पैसे ले रहे हो, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हो तो प्रीमियम कहोगे उसे। आप सेब संतरे दे रहे हो या कुछ भी चीज दे रहे हो और पैसा कम ले रहे हो तो डिस्काउंट दे रहे हो। सेम चीज है यहां पर भी। एक आधा क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूं। शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹12 पेड अप या 12 कॉल्ड अप। देखो पेड अप कॉल्ड अप एक ही है, मैं वैरायटी के लिए कॉल्ड अप लिख रहा हूं, एक ही बात है यहां पर। मतलब देखो 12 रुपए कॉल्ड अप है यहां पे, फॉर रुपीज 10 पर शेयर। मतलब देखना, अब ऐसा नहीं है कि जो बाद में आता है वो पेड अप होता है, सीक्वेंस में कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पे देखो पेड अप कितना है, पेड अप है 12 रुपए, पेड अप कितना है 12 रुपए, 12 रुपए है पेड अप या कॉल्ड अप, और हम दूसरा अमाउंट कितना 10 रुपए। इसका मतलब क्या है? इट मींस देयर इज, देखो यहाँ पे पेड अप ज्यादा है ना, तो वो हो गया ना, इफ पेड अप कॉल्ड अप इज मोर देयर इज डिस्काउंट, इट मींस देयर इज डिस्काउंट ऑफ ₹2, 2 रुपए का डिस्काउंट है यहाँ पे। ठीक है, इसका लॉजिक भी क्या है, देखो आप ना उसे अधिकार दे रहे हो 12 रुपए का, ले रहे हो 10 रुपए। सोच के देखो ना, बिल्कुल आसान है।
मतलब 10 रुपए ले रहे हो, किसी को 12 का अधिकार दे रहे हो। खुद से रिपीट करो 2-3 बार, नहीं समझ आ रहा तो। आप किसी को 10 रुपए ले रहे हो उससे और 12 का अधिकार दे रहे हो, आपको नहीं लग रहा आप उसे ज्यादा दे रहे हो, आप उसे कम पैसे ले रहे हो। कम पैसे लेने को तो डिस्काउंट कहते हैं, आप उसे डिस्काउंट पे चीज दे रहे हो। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं और खूब सारे क्वेश्चंस में, 4-5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं इसकी। आप मुझे बताना कि डिस्काउंट है कि कॉल्ड अप है। एक्चुअली मैं बोलता हूं कि मुझे बताना, बट खुद को बताना और चेक करना कि ठीक बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। ठीक है, मेरे को ना वैसे आइडिया लग रहा है, मतलब मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये। स्टिल एक बार इस वाले सेंटेंस को पढ़िए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। The forfeited shares were reissued for rupees 90 per share, 75 paid up। आपको बताना है कि डिस्काउंट है कि प्रीमियम है और कितने रुपए का। देखो पेड अप इसमें कम है, 75 पेड अप है, मैं हिंट दे रहा हूं, और दूसरा अमाउंट है 90, पेड अप कम है। तो अगर आपके दिल में जवाब ये आया है कि ये डिस्काउंट है तो वो गलत है, ये है प्रीमियम। प्रीमियम है ये। क्यों प्रीमियम है? क्योंकि आप उसे ज्यादा रुपए ले रहे हो कम हिस्सा देके, आप उसे 75 रुपए का राइट दे रहे हो, 90 रुपए ले रहे हो, तो ज्यादा रुपए ले रहे हो तो प्रीमियम है। अब ये देखो 1800 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹6 पर शेयर। अब यहां पर ना आपको कह रहा है कि हमने 6 रुपए उससे लिए, अब आपको पेड अप कॉल्ड अप गिवन नहीं है। ऐसा होता है ना, उसका मतलब है फुली पेड है, इसका मतलब है फुली पेड। अगर क्वेश्चन कुछ कहने मतलब आपने पूरा अधिकार दे दिया ना, मतलब ₹10 पेड अप है, पूरा अधिकार दे दिया। तो अगेन आप यहाँ पे देखो पेड अप ज्यादा है, तो ये क्या है? अगर पेड अप ज्यादा है तो ये डिस्काउंट है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर आप बताइएगा। इस वाले का आंसर बताइए, सिर्फ जो मैं शो कर रहा हूं उसको रीड करो और आंसर बता डालो। Directors reissued forfeited shares to be credited as 15 per share paid up, comma for payment of ₹10। पेड अप ज्यादा है मतलब डिस्काउंट है। लॉजिकली भी देख सकते हो, 15 रुपए का राइट दे रहे हो, सिर्फ 10 रुपए ले रहे हो, 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, सीधी सी बात है। आखिरी क्वेश्चन, अगर इसका जवाब ठीक दे दोगे तो तुम पास हो गए। Shares were forfeited and subsequently reissued ₹11 per share as fully paid up। Reissued ₹11, फुली पेड अप मतलब जितने का शेयर है 10 रुपए का शेयर है, मतलब 10 रुपए पेड अप है, 11 रुपए ले रहे हैं। पेड अप यहां पर कम है तो ये प्रीमियम है। नाउ आई होप आपको चीजें समझ आई हैं। आज हमने काफी सारी बढ़िया बढ़िया चीजें सीखी हैं, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझ समझ के। और आज आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है रिवाइज करना इस पूरे को, साथ में क्वेश्चन नंबर 50 एक बार फिर से अटेम्प्ट करना। तो जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया उसको फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी कुछ अभी आप नहीं कर पाएंगे, अगली क्लास अगले लेक्चर के बाद आप कर पाएंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।